शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। इसमें मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और इसमें जो हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हमने किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। उसमें हमने हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन किया था, उसमें हमने फिनॉल्स उसको प्रिपेयर नहीं किया था। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या फिनॉल से हेलो एरिन प्रिपेयर हो सकता है या नहीं। बाकी जो वीडियोज है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर तो एक डिस्कस करेंगे ये कि फिनॉल से हेलो एरिन बनेगा कि नहीं, दूसरा हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और थर्ड होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाई फिनॉल डज नॉट गिव हेलो एरिन, फिनॉल हमें हेलो एरिन क्यों नहीं देगा, फिनॉल से हम क्यों नहीं बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन वगैरह। जैसे हमने यहाँ फिनॉल ले लिया, यहाँ पर हम कोई भी रिएजेंट लें HCl वगैरह लेना चाहें और हीट करके हम बनाना चाहें क्लोरोबेंजीन, तो क्या ये बनेगा? तो ये नहीं बन पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिनॉल हमारा हाईली स्टेबल कंपाउंड है, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी है क्यों? तो ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस कैरेक्टर होता है, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के पास फिनॉल में 2 लोन पेयर्स होते हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है बेंजीन में। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने की वजह से आपका डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता रहता है। यदि ये डीलोकलाइज होगा तो यहाँ का लोन पेयर बॉन्ड बना देगा, यानी डोनेट हो जाएगा, एक तरह से +R इफेक्ट दिखा रहा है। और ये जो आपका बॉन्ड है ये डीलोकलाइज हो जाता है इस कार्बन पर। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो अगला स्ट्रक्चर बनना है O के साथ डबल बॉन्ड आ गया, O पर फॉर्मल चार्ज प्लस आ जाता है और ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गए, जिसकी वजह से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन अल्टरनेट जो 2 डबल बॉन्ड है वो एज इट इज़ है। अगेन यहाँ पर अल्टरनेट में लोन पेयर और डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर डोनेट होगा। तो क्लियरली डबल बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज हो गया, फ्री हो गया। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, बाकी ये तो एज इट इज़ रहना है हमारा। और यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर डोनेट हो रहा है और यहाँ का जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो डीलोकलाइज हो गया, फ्री हो गया। बट यहाँ का डबल बॉन्ड एज इट इज़ है। अब ये दोबारा अल्टरनेट में लोन पेयर वाला एटम कार्बन और डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी पाई बॉन्ड आ रहा है, तो क्लियरली यहाँ भी डीलोकलाइजेशन होगा सेम तरीके से। तो आपका यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड अब पहले से है, यहाँ पर एरो है तो यहाँ का बॉन्ड फ्री हो गया। अब इसमें आगे फिर डबल बॉन्ड अल्टरनेट में आ गया लोन पेयर के, फिर ये यहाँ पर डोनेट होगा और O के पास वापस हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा बनने जा रहा है OH, यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर ये आप ये देखेंगे दोनों स्ट्रक्चर एक जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। अब यहाँ से हम क्या क्या अंदाजा कर सकते हैं, CO बॉन्ड जो हमारा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ गया है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एक पॉइंट हमारा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CO बॉन्ड इंक्रीजेस। दूसरा यहाँ पर क्या रीज़न आप लोग देख रहे हैं कि O पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो बहुत कम हो गया है। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होने की वजह से भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से यहाँ पर हमारा कार्बन जो है sp2 में है, sp2 कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस वजह से भी यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा, तो उससे भी बॉन्ड की एंथैल्पी बढ़ जाएगी। अब आगे हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो हमने देख ही लिया CO का। अब इसके बाद होगा क्या, यदि हम मान लेते हैं ये यहाँ से कार्बन चेन से अलग हो जाता है OH, तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने से बेंजीन के कार्बन पर उसको कहते हैं फिनाइल केटाइन।
अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन यहाँ पर sp2 कैरेक्टर में है, और sp2 कैरेक्टर में होगा तो क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, और हमने चार्ज कौन सा दिया है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज क्या स्टेबल हो पाएगा, तो नहीं, क्योंकि नेचर के अपोजिट है चार्ज। तो इस वजह से फिनाइल केटाइन हाईली इनस्टेबल है। तो यदि हाईली इनस्टेबल है तो OH माइनस को यदि ये छोड़ेगा तो रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो जाएगा। रिएक्शन ये बार बार रिवर्सिबल फेज में जाएगा, ये दोबारा फिनॉल बन सकता है। तो रिवर्सिबल होने की वजह से रिएक्शन काफ़ी स्लो है और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हमारा क्लोरोबेंजीन आएगा। इन सब वजह से फिनॉल जो है हमें हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन मेनली नहीं दे पाएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट कैसी होगी और सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन का हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हैलोजन है, हैलोजन का मास ज़्यादा होता है, कार्बन से भी मास ज़्यादा है, और साथ में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बन रहा है, वेरी वीक है बट है बन रहा है वहाँ पे। तो हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा रहेगा। अब जैसे जैसे इसमें कार्बन चेन बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वेंडरवॉल अट्रैक्शन यानी मोलिकुलर अट्रैक्शन जो है मास एंड साइज पर डिपेंड करता है। कार्बन चेन बढ़ने से यानी कार्बन एटम का नंबर बढ़ने से क्या होगा, मास और साइज दोनों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कार्बन की जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल है, टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल से साइज बढ़ रहा है और कार्बन एटम की वजह से मास भी बढ़ रहा है, तो मास और साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब यदि हमारा ब्रांच्ड आइसोमर है कोई, तो ब्रांच्ड आइसोमर में बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पर डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मास तो वही रहता है लेकिन साइज छोटा होता जा रहा है मॉलिक्यूल का। तो साइज की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा था वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। अब आता है क्या हमारा RX जो है, RX में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा है, यानी यदि हमारा कार्बन चेन सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा होगा। तो उसमें हम ध्यान रखेंगे RF से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट RCl का होगा, RCl से ज़्यादा RBr का होगा, और RBr से ज़्यादा RI का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मास जो है F, Cl, Br और I के अकॉर्डिंगली मास और साइज दोनों बढ़ता जा रहा है। तो फिर और मास और साइज वाली बात यहाँ पर आ गई, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। जनरली आपका क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन ये सब जो होता है गैसेस स्टेट में होता है, क्योंकि मास कम होने की वजह से ये सॉलिड स्टेट में नहीं आ पाएगा। लेकिन जनरली जिसमें कम से कम 4 कार्बन आ जाए तो वहाँ से आपका लिक्विड फेज स्टार्ट हो जाता है। पहले तो काफ़ी वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में, फिर लिक्विड फॉर्म धीरे धीरे स्टेबिलिटी में आ जाता है। अब यदि कार्बन 16 से ज़्यादा हो जाता है तो सॉलिड फेज में आना शुरू हो जाता है। पहले तो वैक्सी सॉलिड बनेगा, फिर उसके बाद सॉलिड की स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसके बेसिस पर हम स्टेट को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है सॉलिबिलिटी की। सॉलिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले वाटर में करते हैं। तो वाटर में वही चीज़ें सॉल्युबल होगी जो या तो हाईली पोलर हो, वाटर में जाने पर यानी आयन में डिसोसिएट हो जाए, प्लस आयन और माइनस आयन ईजिली दे दे हमें, या वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। इसी को कहा जाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब 2 तरह के फोर्स वहाँ पर काम करें। एक तो आयन में डिसोसिएट हो जाए यानी आयन आयन का फोर्स हो जाए, और या आयन डाइपोल का फोर्स हो जाए, एंड वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाए। तो हेलो एल्केन जो हमारा है ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है ना आयन में डिसोसिएट हो पाता है। आयन में डिसोसिएट क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी काफ़ी वीक है। तो काफ़ी वीक पोलैरिटी होने की वजह से आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, तो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी यदि कार्बन एटम का नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्बन हमारा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर का है, कोवलेंट कैरेक्टर का है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बट यदि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया जाए,
तो उसमें ये डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में इसको समझ चुके हैं। तो अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो हम लोग अब आगे करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या इसमें बॉन्ड का जो कंपाइलेशन हो कैसी है, बॉन्ड किस तरह से है अरेंज्ड इसमें। तो यदि कार्बन चेन में देखा जाए तो यहाँ पर आपका X आ रहा है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। मैं सिर्फ एक जगह आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज में है। H इनके पास भी होगा। तो क्लियरली यदि ये हमारा प्लस है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये डबल डेल प्लस यानी और ज़्यादा वीक पॉजिटिव होगा, और ये ट्रिपल डेल प्लस और भी ज़्यादा वीक पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर। यानी इंडक्शन डिस्टेंस बढ़ने से एक्स से बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इंडक्शन जो है एक्स से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही कम होता जाएगा। जनरली सेकेंड कार्बन के बाद इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो यदि ये रिएक्शन करेगा तो x जो है x माइनस के फॉर्म में निकल सकता है, और यहाँ पर कोई दूसरा माइनस वाला आ सकता है। यानी एक रिएक्शन हमारा निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि x यदि x माइनस के फॉर्म में निकलता है तो उसको निक्लोफाइल कहते हैं। एक रिएक्शन हमारा निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सेकेंड रिएक्शन, यदि निक्लोफाइल यहाँ से निकल गया और यहाँ पर कोई दूसरा निक्लोफाइल नहीं आ पाया तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए बीटा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है और ये बीटा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन वो होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो यदि हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हैलोजन हट गया है तो कार्बन हमारा केटाइन बन गया और अपनी स्टेबिलिटी के लिए बीटा कार्बन से H को लूज करवा सकता है। तो X तो पहले निकल चुका है, बाद में H भी निकलेगा बीटा कार्बन से। HX एक पूरा मॉलिक्यूल निकल जाता है। पूरे मॉलिक्यूल निकलने को हम यहाँ पर कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। हमारा एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है इसमें। और यहाँ पर बिकॉज हैलोजन रिएक्शन कर रहा है, हैलोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, हैलोजन मेटल के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से ये यहाँ पर मेटल के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो एक हम लेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको समझेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर मान लो ले लिया है क्लोरोइथीन। यदि हम इसका रिएक्शन KOH और एक्वस यानी वाटर में डिजॉल्व करके करवाएं, यानी वाटर में KOH का सॉल्यूशन लें, उससे करवाएं, तो यहाँ पर हमें इथेनॉल मिल जाएगा और प्लस हमारा बाय प्रोडक्ट KCl हो सकता है। भले इसमें हम डिग्री को बढ़ा दें, लेकिन रिएक्शन सेम टाइप से चलेगा। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, हैलोजन की जगह पर OH आ जाएगा। यदि हमने यहाँ 3 डिग्री कर दिया फिर भी आपका रिएक्शन होगा। बट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों होता है। अब यहाँ पर एक अलग तरह का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। यदि हमने यहाँ पर Cl लिया और KCN में रिएक्शन करवाया एक्वस इथेनॉल में KCN के साथ, तो ये हमें नाइट्राइल देगा। लेकिन इसी में यदि हमने रिएक्शन इसका AgCN के साथ करवा दिया तो ये हमें आइसोनाइट्राइल दे देता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस इस पर करेंगे कि आइसोनाइट्राइल क्यों है और यहाँ पर नाइट्राइल क्यों है। तो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं इस पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना था कि यदि हमने इसका रिएक्शन करवाया था KCN के साथ तो इसमें नाइट्राइल क्यों आ रहा था। यहाँ पर आ रहा था हमारा नाइट्राइल। नाइट्राइल आने का क्या रीज़न था। और जब इसी का रिएक्शन हमने AgCN से करवाया था
तो यहाँ पर बन रहा था आइसोनाइट्राइल, यानी NC, N की तरफ से अटैचमेंट हो रहा था। तो कुछ हमारे न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे हैं जो दो एटम की तरफ से अटैक कर सकते हैं, यानी बॉन्ड बना सकते हैं। कुछ हमारे न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे हैं जो दोनों एटम की तरफ से अटैक कर सकते हैं, यानी बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा CN है, क्योंकि C पर नेगेटिव चार्ज और N पर लोन पेयर है, तो ये N की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और C की तरफ से भी। उसी तरह से हमारा NO2 है, O पर माइनस होता है, N पर लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड होम है तो O माइनस और N दोनों ही बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से हमारा HCN है, जिसको थायोसाइनाइड कहा जाता है, थायोनाइट्राइल कहा जाता है, तो ये S की तरफ से और N की तरफ से अटैच हो सकता है। तो ये हमारा नाइट्राइल है, ये हमारा नाइट्रो है, और ये हमारा थायोसाइनाइड है। तो ये दोनों तरफ से अटैच हो सकता है। तो ये हमारा कौन सा लिगैंड न्यूक्लियोफाइल हो गया? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स दो तरफ से अटैच हो सकता है, लेकिन ये कंडीशनल होता है। अब क्वेश्चन आता है KCN के साथ C की तरफ से अटैच क्यों हुआ और AgCN के साथ N की तरफ से अटैच क्यों हुआ, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम KCN लेते हैं तो ये KCN हमें CN माइनस और K प्लस दे देता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो यदि हमें CN माइनस मिल जाएगा तो ये CN माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और Cl की जगह पर C की तरफ से अटैच हो जाएगा, क्योंकि अब लोन पेयर की जगह ज़्यादा एक्टिव होगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन AgCN हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो बॉन्ड ओनली थोड़ा सा वीक होता है। Ag और Cn के बीच का बॉन्ड ओनली थोड़ा सा वीक होता है वाटर में, लेकिन अटैक करने लायक C की तरफ से नहीं हो पाता है। C पर कंप्लीट माइनस चार्ज नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर कौन करेगा अटैक? फिर जैसे कोई डूबते हुए क्या करता है, किसी न किसी तिनके को भी पकड़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये ना तो इससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, ना पूरी तरह से फ्री हुआ है CN। तो क्या करेगा? अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कार्बन चेन पर, यानी RX जो हमने लिया है उस पर R पर ये N की तरफ से अटैक कर देगा और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। तब ये आराम से Ag प्लस को रिलीज कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर N की तरफ से बॉन्ड बन जाता है, यानी ये सॉल्युबिलिटी का फ़र्क है। ये हमारा डिसॉल्व हो जाता है और ये डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए N की तरफ से अटैच हो रहा है। तो क्लियरली यदि हमारा NO2 KNO2 रहेगा तो O की तरफ से अटैच होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहाँ पर एक्टिव हो जाता है K के साथ। और यदि Ag के साथ है तो NO2 बनेगा। हमें नाइट्रो बनाना हो तो Ag लेंगे यहाँ पर, AgNO2, और यदि हमें आइसोनाइट्रो बनाना हो, O की तरफ से अटैच करना हो तो क्या लेंगे यहाँ पर? KNO2। उसी तरह से यदि हम KSCN लेते हैं S की तरफ से अटैच होगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ से अटैच होगा। और यदि हम AgSCN लेते हैं तो N की तरफ से अटैच होगा, NCS बनेगा, क्योंकि लोन पेयर वाला एटम जो होता है वो अटैक करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को समझा है। अब हम यहाँ पर आगे समझेंगे। हाँ, तो हम लोग अब आगे करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफर कर रहा था जैसे जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हम ले रहे थे। उसका क्या रीज़न है? तो जनरली प्राइमरी वाला जो है काफ़ी फास्ट रिएक्शन करता है और सेकेंडरी, टर्सरी वाला कंपैरेटिवली कम स्पीड में रिएक्शन करता है। तो स्पीड के बेसिस पर, काइनेटिक्स के बेसिस पर रिएक्शन को यहाँ पर दो मैकेनिज्म में क्लासीफाई किया गया है। एक हमारा SN2 कहलाता है जो कि फास्ट मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर। SN2 हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको कहा गया है बाय मोलिकुलर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, काइनेटिक के बेसिस पर है। और दूसरा यहाँ पर लिया गया दूसरा मैकेनिज्म SN1, वही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, यानी इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा। आखिर ऐसे रिएक्शन क्यों होता है? तो जरा हम यहाँ पर क्लोरोमीथेन को लेकर देखते हैं। ये हमारा क्लोरोमीथेन है, इस पर KOH से निकला हुआ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करने आ रहा है, यानी रिएक्शन करने आ रहा है।
तो रिएक्शन किस तरह से चलेगा जरा हम उसको देखें। Cl पर नेगेटिव चार्ज है सॉरी, और C पर है पॉजिटिव चार्ज। OH माइनस जो है वो C के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो यदि ये आगे से अटैक करने की कोशिश करता है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइक चार्जेस का रिपल्सन इसको फील करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करने जाएगा। जहाँ पर स्मॉलर H एटम है ये कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं डाल पाएगा, क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है। तो आराम से यहाँ पर अटैक हो जाएगा और OH के साथ एक पार्सल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, जिससे Cl के साथ भी एक पार्सल बॉन्ड बनेगा, यानी ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। बाकी H जो है अपने आप को एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला के फॉर्म में अपनी ज्योमेट्री ले लेगा ये। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कार्बन की पेंटावेलेंट स्टेट है। मैंने कहा कि OH के बॉन्ड जैसे जैसे बनेगा Cl का बॉन्ड वीक होता जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स ही हैं। तो जिस ऑर्बिटल में OH अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा उसी ऑर्बिटल से Cl का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलेगा, उसकी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन हटता जाएगा। और कार्बन के पास 4 ही ऑर्बिटल है, तो पेंटावेलेंट स्टेट पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है और तुरंत ही हमें ये प्रोडक्ट दे देगा OH वाला। अब जिधर पहले Cl था उसके जस्ट अपोजिट साइड में OH यहाँ पर अटैच हुआ है, तो इसको कहते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी ग्रुप का जो अटैचमेंट है वो उल्टा हो गया है। नेगेटिव पहले राइट हैंड साइड में यहाँ था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ गया जस्ट। तो अब इसमें हमने क्या क्या देखा है कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, बैक साइड अटैक होगा, फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं था। और अब हम देखेंगे यदि यहाँ पर H की जगह पर कोई बल्की ग्रुप आ जाए, जैसे हम मान लेते हैं टर्सरी हमारे पास है, ये कोई कार्बन चेन हो सकता है या ओनली CH3 हो सकता है, और यहाँ हम लेने जा रहे हैं Cl। इस पर यदि OH माइनस अटैक कर रहा है, फिर वही यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये हमारा कार्बन चेन है जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्लियरली काफ़ी बिगर साइज का होगा, यानी ये स्टेरिक हिंड्रेंस डालेगा। अब यदि आगे से अटैक करेगा तो पॉसिबल नहीं है, और बैक से अटैक भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहीं से भी बैक से अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स हैं। तो अब इसको क्या करना चाहिए, मान लीजिए कोई हमारा विलेन है, विलेन को बहुत सारे बॉडीगार्ड ने घेरा हुआ है, और उसको हीरो को क्या करना है, मारना है। हीरो उसको मारेगा तो कैसे मारेगा, चारों तरफ से बॉडीगार्ड देख रहा है, तो एक बॉडीगार्ड जो काफ़ी वीक होगा उसके हटने का इंतजार करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे यदि Cl माइनस हट जाए तो हमारा ये कार्बोकैटायन जो बनेगा वो स्टेबल है, यानी वीक बन जाता है ये। तो यदि ये यहाँ से हट जाता है, यानी इसके हटने का वेट करना पड़ेगा इसको, तो ईजिली आपका अटैक यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, जिसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल जो पहले से हैलोजन है वो हटेगा, उसके बाद OH माइनस उस पर अटैक करेगा। तो पहला स्टेप स्टेप 1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। यदि Cl माइनस हटता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन बनेगा, यानी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होना है। तो किस तरह से होगा, लेकिन ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा रिवर्सिबल होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, वेरी स्लो होगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व हो नहीं पाता है। तो यानी डिसोसिएशन जो होगा यहाँ पर कार्बोकैटायन में बहुत ही स्लो हो जाएगा। लेकिन अब जो ये कार्बोकैटायन बन चुका है, इस पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, ये हो जाएगा हमारा फास्ट। इसका जो अटैक है इससे फास्ट हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, OH यहाँ पर लग जाएगा। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, OH उसी साइड लगा है जिस साइड हमारा Cl था, तो यहाँ पर ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है।
हम अब यहाँ पर दोनों में आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये हमारा बाइमोलिकुलर है, दोनों मॉलिक्यूल एक साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहा है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिससे ट्रांजिशन स्टेट बनता है और प्रोडक्ट बन रहा है। ये हमारा बाइमोलिकुलर हो गया, इसलिए फास्ट होता है। ये हमारा यूनिमोलिकुलर है, एक मॉलिक्यूल पहले ब्रेक डाउन होगा कार्बोकैटायन में, तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो यूनिमोलिकुलर होने की वजह से ये स्लो हो गया, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इसके साथ ही इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस यदि होता तो क्या होता है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होने से बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यह स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से रिएक्शन स्लो हुआ है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस इसको फेवर कर रहा है, इसको डिसफेवर करता। इसके साथ ही हमने क्या देखा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। रिएक्शन 1 स्टेप में होता है, यह रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। अब ये फास्ट रिएक्शन है, इसका मीनिंग यह है कि यहाँ पर हैलोजन से भी फर्क पड़ेगा रिएक्टिविटी में, और कार्बन की यदि डिग्री चेंज होगी तो उससे भी फर्क पड़ेगा रिएक्टिविटी में, जिसको हम आगे करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है कि SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस था। अब एक डिफरेंस हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कार्बन के डिग्री के बेसिस पर और हैलोजन के बेसिस पर। यदि हमारा कार्बन चेन सेम रहे और हैलोजन डिफरेंट हो तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है SN2 के लिए वो RI में सबसे ज़्यादा होगा, फिर RBr में, फिर RCl में, और RF में ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहीं पर क्लियरली SN1 का यदि ऑर्डर लिया जाए तो RI स्लो हो जाएगा, RBr उससे ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से स्लो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा स्लो RBr में होना है, तो RBr लिया जाएगा। फिर आपका ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रेफरेबल RCl में, और फिर RF में। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ बुक RF को SN1 में भी नहीं लेता है, जो कि सही है। एक्चुअली इसको यहाँ पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ बुक में RF को दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर दिखाया था। वैसे देखा जाए तो RF का जो बॉन्ड है, यानी CF का बॉन्ड, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी में CF का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिस वजह से रिएक्टिविटी आगे प्रोसीड ठीक से नहीं कर पाती है। अब हम यहाँ पर लेते हैं डिग्री का। यदि हमारा हैलोजन सेम रहे और यदि डिग्री डिफरेंट है तो 1 डिग्री X वाले का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी 2 डिग्री वाले से, और 2 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम हो, 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, 2 डिग्री से भी कम होगी। यहाँ पर 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री का आएगा। तो इस तरह से हम रिएक्टिविटी को देख सकते हैं। अब जरा देखिए, इसका एग्जांपल लेते हैं। यदि हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, सॉरी क्लोरोहेक्सेन है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, एंड दूसरा हमारा इसी में मिथाइल ग्रुप भी साथ में लगा दिया है। आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा ये है 3 डिग्री है, और ये जो अल्फा कार्बन है 2 डिग्री है। जहाँ पर हमारा हेलोजन अटैच है उसी को हम देखेंगे। यहाँ पर हम Cl लेने जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, रिएक्टिविटी यदि SN2 की बात की जाए तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, तो SN2 के लिए ये ऑर्डर बन जाएगा, ये हमारा SN2 का ऑर्डर होगा। अब यहाँ पर यदि हमारे पास आ जाए बेंजाइल क्लोराइड और हम बात करें क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की, तो आप कहेंगे सर ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए SN2 में। तो ऐसा नहीं है, SN2 में इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ डिग्री तो एक्चुअली इसकी ज़्यादा है और इसकी 1 डिग्री है, बट यहाँ पर ये कार्बोकैटायन जो है बेंजाइल है, तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है, वही डिग्री बता रहा है यहाँ पर। यानी हमारा यदि बेंजाइल कैटायन है तो ध्यान रखेंगे उसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा होगी। तो इस तरह से बेंजाइल कैटायन की रिएक्टिविटी 3 डिग्री से भी ज़्यादा होती है, और कई बार ये केसेस बन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले रिएक्शन में। अब इसी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखने जा रहे हैं। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट,
स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो उसको देखने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है जनरली कंपाउंड कुछ। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। एक हमारा होता है पीपीएल का टर्म, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। नॉर्मल लाइट की जो वेवलेंथ है अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में उसके अलग अलग कलर्स हैं, उसमें अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वेव जाती रहती है। यदि इस वेव को एक ही डायरेक्शन में फिक्स कर दिया जाए, जैसे कि लेज़र लाइट की तरह है, तो उसको कहा जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ऐसा हम कर सकते हैं जब लाइट को हम रिजॉल्व करेंगे थ्रू निकोल प्रिज्म, वो उसको सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देता है, तो जिससे आपका वो बन जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब यहाँ पर बात आती है एक किरैलिटी की। किरैलिटी क्या चीज़ है? तो जनरली जैसे हमारा हैंड, दोनों हैंड जो है हमारा एक दूसरे का मिरर इमेज की तरह है और कायरल है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज की तरह दिख रहा है, लेकिन ये कायरल है क्योंकि इसके पांचों के पांचों फिंगर डिफरेंट है। क्या ये हैंड इस हैंड पर आ पाएगा? क्या दोनों हैंड को हम ऐसे भी लगाएं तो क्या दोनों के बीच में बाउंड्री नहीं दिख रही है? तो बाउंड्री इसलिए दिख रही है क्योंकि ये कायरल है, पांचों फिंगर अलग अलग है। बिल्कुल उसी तरह से किरैलिटी वो है एसिमेट्री, इसलिए किरैलिटी को कहा गया एसिमेट्री। यदि हमारा कार्बन चेन एसिमेट्रिकल हो, यानी चारों के चारों ग्रुप उस पर डिफरेंट अटैच हो, मान लेते हैं यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ CH3 है और यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है, तो इस कार्बन को कहा जाएगा कायरल कार्बन, और इसको हम स्टेरिस्क लगाकर दिखाएंगे, स्टार लगा के दिखाएंगे। तो कायरल कार्बन हमारा ये हो गया। अब सेंटर ऑफ कायरलिटी भी यही कार्बन हुआ। कायरल कार्बन जो है उसी को हम सेंटर ऑफ कायरलिटी कहेंगे, और ये कंपाउंड भी ओवरऑल कायरल कंपाउंड ही कहलाएगा। तो इस तरह से कायरलिटी हमारा एक तरह से एसिमेट्री है, दोनों के बीच में बाउंड्री होगी। अब मैंने यहाँ पर बात की थी दोनों हैंड एक दूसरे का क्या मिरर इमेज की तरह है, लेकिन दोनों हैंड दो है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो क्लियरली इसी के मिरर इमेज जैसा दूसरा कंपाउंड यदि लिया जाए, जो इसके मिरर इमेज जैसा दिखे, कंपाउंड तो वो दूसरा है लेकिन मिरर इमेज जैसा दिखे, तो मिरर इमेज में क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। यदि हमने यहाँ पर मिरर डाला है तो Cl जो है हमें इधर दिखेगा, CH3 इधर दिखेगा, और H और C2H5 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तब ये दोबारा ये भी कायरल है, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, क्या एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो सकता है? तो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। इसको उठाकर हम इस पर डालेंगे, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। तो इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की तरह दोनों कंपाउंड काम कर रहा है। अब जब दो कंपाउंड एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो तो उसको कहते हैं इनैनसोमर्स। उसको कहते हैं इनैनसोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। द कंपाउंड्स आर कॉल्ड, such compounds are called enantiomers, and this property, this characteristic of the compounds is called enantiomerism, and this is also called optical isomerism. enantiomerism ही optical isomerism है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब है क्या, इसमें होता क्या है, ये कायरलिटी से और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनने से हुआ क्या है। तो इसका सॉल्यूशन यदि लिया जाए, और इसके सॉल्यूशन पर जब हम पीपीएल को यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फॉल करवाते हैं, तो यदि उसको ये लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड कर देता है तो ये पक्का है कि ये राइट डायरेक्शन में बेंड करेगा। लेकिन दोनों में से किसी न किसी कंपाउंड को हमें एक्सपेरिमेंटली चेक करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना पड़ेगा कि ये कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, डेक्स्ट्रो वाला या लीवो वाला। डेक्स्ट्रो का मीनिंग होता है, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो पीपीएल को राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट कर दे, टुवर्ड्स राइट रोटेशन हो गया हमारा। और इसी में होगा लीवो रोटेटरी, इसी में आप कह सकते हो लेफ्ट की तरफ रोटेशन हो जाएगा। तो यदि लेफ्ट की साइड की तरफ रोटेशन कर रहा है पीपीएल को वो कंपाउंड, तो उसको कहा जाएगा लीवो रोटेटरी, और पीपीएल को राइट हैंड साइड की तरफ बेंड कर दे तो उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेक्स्ट्रो और लीवो टाइप का होता है,
यदि एक कंपाउंड उसका एक मिरर इमेज यदि डेक्स्ट्रो है तो दूसरा पक्का एक लीवो होगा, लेकिन दोनों में से किसी न किसी को हमें एक्सपेरिमेंटली चेक करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा। हाँ, अब यहाँ पर बात यह आती है कि SN2 और SN1 में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करवा सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारा SN1 में कार्बोकेटाइन बनता था और कार्बोकेटाइन हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। कार्बोकेटाइन हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। अब इस पर प्लेन के बिलो से और प्लेन के अबव से दोनों तरफ से अटैच हो सकता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है प्लेनर स्ट्रक्चर यानी ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होता है, मैं कई वीडियो में इस बात को मेंशन कर चुका हूँ। तो ये प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। अब यदि ये हमारा कायरल हो कार्बोकेटाइन यदि कायरल टाइप का हो यानी तीनों ग्रुप डिफरेंट हो और न्यूक्लियोफाइल भी एक डिफरेंट सा ग्रुप हो, तो क्लियरली हमारा उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले कंपाउंड बनने के चांसेस हैं। और जनरली उसमें क्या होता है, दोनों कंपाउंड बनता है। दोनों कंपाउंड बनने की वजह से डेक्स्ट्रो और लीवो का अमाउंट सेम हो सकता है और सेम होने की वजह से ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो जाती है। ऐसे मिक्सचर को जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों कंपाउंड बने जो कि SN1 से बनता है और ओवरऑल लाइट की जो रोटेशन है PPL की वो कैंसिल हो जाए, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर यहाँ पर हमारा बना है, जिसमें बन सकता है किसमें, SN1 में, जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों कंपाउंड आ सकता है। SN2 में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओनली बैक साइड से अटैक होता है। बैक वाला जो है वो ज़्यादा बनेगा, फ्रंट वाला कम बनेगा, तो उसमें पार्सल रेशमाइजेशन हो सकता है। तो जनरली SN1 में कंप्लीट रेशमाइजेशन हो सकता है ना। ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो सकती है। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं है, इसमें पार्सल रेशमाइजेशन हो सकती है। कुछ पार्ट ही यहाँ पर, यानी जितनी डिग्री, मान लो 30 डिग्री दिखाना था तो पता चलेगा 20 डिग्री रोटेशन दिखा पाया, यानी कुछ पार्ट कैंसिल हो गया, कुछ पार्ट उसका बना हुआ है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, यानी दोनों में SN1 और SN2 में ये भी डिफरेंस एक बन सकता है। अब बाकी रिएक्शंस को हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे आपको। धन्यवाद देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।